हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड के बारे में। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड का टोटल टॉपिक आज कवर करा दिया है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियो देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने देखा था कि अगर प्राइस में चेंज आता है तो प्राइस में चेंज आने के कारण हम क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है, यानी कि हमने सिर्फ प्राइस को एक्टिव फैक्टर माना था, बाकी अदर फैक्टर क्या मान के चले थे, कांस्टेंट मान के चले थे। अब ऐसे हम इनकम इलास्टिसिटी में इनकम को एक्टिव फैक्टर मानेंगे और जितने भी अदर फैक्टर है वो क्या मान ले जाएंगे, कांस्टेंट मान ले जाएंगे। तो यहाँ देखें कि इनकम में चेंज आने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है, तो वो उसको क्या बोल देंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहती है अदर थिंग, जैसे प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी और जैसे रिलेटेड गुड्स का प्राइस हो गया, कंज्यूमर का टेस्ट एटसेट्रा, ये सब कांस्टेंट है। तो जब ये फैक्टर्स कांस्टेंट रहने पे जो परसेंटेज चेंज आता है क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर, किसके कारण आ रहा है चेंज, ये कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने के कारण, तो उसको क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है। तो इसको मेज़र करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने का फॉर्मूला पढ़ा था, वैसे ही हम इसमें भी जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है उसको मेज़र करने का फॉर्मूला गिवन है। कहते हैं जो इनकम इलास्टिसिटी होती है उसको कैसे मेज़र करते हैं, जैसे यहाँ पे इनकम को लिया जाएगा क्योंकि ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो कैसे इसको सोल्व आउट करेंगे, प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम, यानी कि इनकम में चेंज आने से कितना प्रोपोर्शनेट चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड में, इसे क्या बोलते हैं हम, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। बच्चों, जब हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, उसमें हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकाली थी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए सबसे पहले हमने माइनस का निशान लगाया था, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। तो हमने इसका फॉर्मूला कैसे रखा था, देखा था कि परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्योंकि हमने यहाँ पे किसके बारे में पढ़ा था, प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में, यानी कि प्राइस में चेंज आने से कितना परसेंटेज चेंज आता है, किस में, क्वांटिटी डिमांडेड में। ये पढ़ा था हमने किसके अंदर, प्राइस इलास्टिसिटी में। अब हम पढ़ते हैं इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी में क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी में हम इसे ना इनकम को जो डिनोट किया जाता है वो डिनोट किया जाता है वाई से। वाई का मतलब होता है यील्ड, यील्ड होती है इनकम कंज्यूमर की। तो अभी यहाँ पे हम चेंज देखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है, लेकिन चेंज किसके कारण, इनकम के कारण। तो यहाँ जब प्राइस इलास्टिसिटी देखी थी तो मैंने प्राइस को रखा था। अब यहाँ पे जब मैं इनकम देखूंगी तो मैं किसको रख के चलूँगी, यहाँ पे इनकम को। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी वाई से नोट करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे डी लिया था, यहाँ पे मैं इनकम निकाल रही हूँ, इनकम यानी कि यील्ड जिसे बोलते हैं, जैसे यील्ड आते हैं ना बच्चों, YIELD वाला यील्ड, ये वाला यील्ड लेते हैं आप इनकम को डिनोट करने के लिए। तो जब हम यहाँ पे इलास्टिसिटी इनकम की कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें दिया गया है, कहते हैं प्रोपोर्शनेट, कि कितना प्रोपोर्शनेट है जो चेंज आता है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम, यानी कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम देखा जाता है कि प्रोपोर्शनेट चेंज आने से इनकम के अंदर तो कितना प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि कितना प्रोपोर्शनेट इसके कंपेरेटिवली कितना प्रोपोर्शनेट चेंज आएगा, किसके अंदर चेंज देखने को मिलेगा, क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इनकम इलास्टिसिटी का, यानी कि प्रोपोर्शनेट चेंज आने से इनकम में कितना प्रोपोर्शनेट चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में, इसको क्या बोलते हैं हम, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। तो इसको जब हम आगे इलाबोरेट करके लिखते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम को कैसे लिख सकते हैं, जब हमें कैलकुलेट करना होता है प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो इसको कैसे निकालते हैं कि कितना चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड में और हमारे पास इनिशियल में क्वांटिटी कितनी थी, इसको डिवाइड करके चलते हैं कि कितना चेंज आया इनकम के अंदर और स्टार्टिंग में इनकम कितनी थी। तो जब हम इसको सोल्व आउट करते हैं, तो जब हम सोल्व आउट करके लेके चलेंगे तो ये ऊपर ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो ये एज इट इज रहेगा, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी। तो जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो ये डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन गया y और ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन गया चेंज इन y, यानी कि चेंज इन इनकम। तो इस तरीके ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास कि अब मैं क्वांटिटी और इनकम को साइड पे रख लेती हूँ और ऐसे ही
इनकम और क्वांटिटी को एक साइड पर रख लेते हैं। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ इनकम का फॉर्मूला किस तरीके से बन जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम वाई से नोट करते हैं तो इसको लिखा जाएगा कि कितना इनकम है, यानी कि स्टार्टिंग में इनकम कितना है और स्टार्टिंग में क्वांटिटी कितना है, और मल्टीपल किया जाएगा चेंज इन, कितना क्वांटिटी में चेंज आ गया और डिवाइड बाय चेंज कितना आ गया इनकम के अंदर। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा कि इनकम कितनी स्टार्टिंग में, क्वांटिटी कितनी स्टार्टिंग में और कितना क्वांटिटी के अंदर चेंज आ गया और कितना इनकम के अंदर चेंज आ गया। तो इस तरीके से लिया जाएगा। अब यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो एग्ज़ाम्पल है अपनी तरफ से एग्ज़ाम्पल को मान के चलते हैं कि जो अब हमने इनकम इलास्टिसिटी जो डिमांड निकालनी है, अज्यूम करते जो इनकम है यानी कि जो वाई है वो कितनी है 3000 के ऊपर जो क्वांटिटी डिमांड की जाती है, कितनी क्वांटिटी डिमांड की जाती है 10 यूनिट। ऐसे ही कहता है अगर मंथली इनकम बढ़ गई है, मंथली इनकम बढ़ के कितनी होगी 6000 होगी है, इनकम बढ़ के कितनी होगी 6000 होगी। तो जैसे इनकम बढ़ी तो डिमांड भी क्या आ जाएगी, बढ़ जाएगी, 30 यूनिट हो जाएगी। यानी कि मेरे पास स्टार्टिंग में इनकम कितनी थी 3000, अब इनकम कितनी है y1 से डिनोट करेंगे 6000। तो ऐसे ही मैं नेक्स्ट में देखती हूँ कि मेरे पास स्टार्टिंग में क्वांटिटी कितनी थी 10 और अब कितनी क्वांटिटी के ऊपर कितनी हो गई है हमारे पास 30 हो गई है। तो अब जब मैं इसको फॉर्मूले पुट करती हूँ y मुझे पता चल गया y कितना मेरा स्टार्टिंग का 3000 है। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे क्वांटिटी पता चल गई, स्टार्टिंग की क्वांटिटी कितना मेरे पास यहाँ पे 10 है। तो जब मुझे यहाँ पे चेंज निकालना है, चेंज इन क्वांटिटी निकालना, तो कैसे निकालेंगे, Q1 में से माइनस कर दिया जाएगा Q। तो Q1 मेरे पास 30 है, 30 में से माइनस करेंगे जब आप 10 तो मेरे पास कितना आ जाएगा 20। ऐसे मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए होता है, चेंज इन y चाहिए। चेंज इन y के लिए अगर मैं y1 में से y माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन इनकम आ जाएगा। 6000 मेरे पास y1 है और ऐसे y मेरे पास 3000 है, तो चेंज कितना आ गया यहाँ पे 3000 आ गया। तो जब मैं इसको यहाँ पे फॉर्मूले पुट करती हूँ तो फॉर्मूले पुट करने से हमें कैसे पता चल जाएगा, y कितना है हमारे पास 3000 है, 3000 इस केस में, और क्वांटिटी कितने इस केस में मेरे पास 10 है। तो डिवाइड कर देते हैं हम 10, 3000 बटे 10। ऐसे चेंज क्वांटिटी में कितना चेंज आया, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, क्वांटिटी में चेंज आया 20, तो 20 कर देंगे इसकी जगह। और ऐसे ही चेंज इन इनकम कितना है 3000, तो डिवाइड किससे कर देंगे 3000 से। तो जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगी हमारी सोल्व आउट करने से, 3 से 3 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 2। इलास्टिसिटी डिमांड क्या आ गई हमारे लिए, ग्रेटर देन 1 आ गई, यानी कि इलास्टिसिटी डिमांड के इस केस में ग्रेटर देन 1 आ गई। तो इस तरीके से बच्चों ये इलास्टिसिटी ऑफ इनकम थी, इलास्टिसिटी इनकम क्या आ गई है, ग्रेटर देन यूनिटी आ गई है। अब इस तरीके से ये इनकम इलास्टिसिटी डिमांड को हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम इसकी कवर करते हैं डिग्री, क्योंकि इसकी भी आगे डिग्रीज है इनकम इलास्टिसिटी डिमांड की, एक एक करके हम कवर करके चलेंगे। डिग्री क्या है इनकम इलास्टिसिटी डिमांड की, सबसे पहले आती है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे इनकम बढ़ा वैसे डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि इनकम भी बढ़ जाएगी, डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड बोला जाता है। कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए गुड इज़ पॉजिटिव। कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ इनकम तब पॉजिटिव होगी जब इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर हिज डिमांड फॉर द गुड इंक्रीज, एंड विद द डिक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर हिज डिमांड फॉर द गुड डिक्रीज। यानी कि दोनों में क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा, इनकम और किसमें, डिमांड में। इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ गई, इनकम कम डिमांड कम, तो दोनों में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। तो इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से जाना जाता है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। किस केस में होती है, नॉर्मल गुड्स के केस में होती है। इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फिगर 13 फिगर की हेल्प से हमें बताया गया है। तो मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ कि यहाँ पे जब दो फैक्टर्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है तो वहाँ पे हमेशा डायग्राम में देखते हैं कि स्लोप क्या जाता है, अपवर्ड जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम है, इलास्टिक डिमांड है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड है, तो उस केस में हमने देखा कि फैक्टर्स, दोनों फैक्टर्स चाहे इनकम और डिमांड में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। जब हम पढ़ते हैं कि पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड में क्या होता है कि इनकम के बीच में और डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी कि इनकम बढ़ गई डिमांड भी बढ़ गई। अगर इनकम कम तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
तो जब दो फैक्टर्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है तो हमेशा जो स्लोप कर्व क्या जाता है वो अपवर्ड चला जाता है, यानी कि स्लोप क्या होगा, वो क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा अपवर्ड। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं हम इसका कि पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड को हम कैसे जो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं दोनों फैक्टर्स को, एक साइड इनकम और दूसरी तरफ उसकी क्या ले लेंगे, डिमांड ले लेंगे। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं इनकम और यहाँ पे दूसरी साइड ले लेते हैं हम इसकी कि कितनी क्वांटिटी को डिमांड किया जा रहा है। तो यहाँ पे गैप है जो सेम रखा जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं ले लेती हूँ गैप है जो ये इतना इतना रख लेते हैं, इक्वल गैप ले लेते हैं। तो ऐसे जब मैं इसको इक्वल गैप लेके चलूँगी तो अपने पास जो क्लैरिटी है डायग्राम में वो इजी आ जाएगी। तो यहाँ पे ओ एक्स अक्ष होता है और ये ए वाई एक्स अक्ष होता है। तो यहाँ पे लेते हैं हम इनकम को और यहाँ पे लेके चलते हैं क्वांटिटी को। तो अब हमने देखा कि जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम कम तो डिमांड कम। लेट कर लेते हैं कि इनकम हमारी इतनी है और प्रोडक्ट की डिमांड भी कितनी है, इतनी। तो पहला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ऐसे जब हमारी इनकम है इतनी है और डिमांड उसके ऊपर कितनी है, इतनी है, तो जब हम इसको कवर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो जब हम इसको अटैच करके चलेंगे दोनों पॉइंट्स को, तो दोनों पॉइंट्स को अटैच करने से हमें पता चल गया कि इलास्टिसिटी ऑफ इनकम डिमांड, इनकम इलास्टिक डिमांड क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, यानी कि डिमांड की इलास्टिसिटी किसके कंपेरेटिव लेनी है, इनकम के। तो यहाँ पे जो डिमांड है इनकम यानी पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों फैक्टर्स इनकम और डिमांड के बीच में क्या पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों सेम डायरेक्शन में अप या डाउन जा रहे हैं। तो इस केस में स्लोप हमेशा क्या जाएगा, डाउन अपवर्ड जाएगा। जब दो फैक्टर्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है तो डिमांड कर्व क्या आता है, अपवर्ड जाता है। तो ये किस केस में लागू होता है बच्चों, ये लागू होता है नॉर्मल गुड्स के केस में। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, जैसे इनकम बढ़ जाती है डिमांड बढ़ जाती है, इनकम कम तो डिमांड भी क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसके भी आगे फर्दर 3 टाइप है, एक एक करके उसको भी हम कवर करके चलते हैं। जो पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड है इसके 3 टाइप होते हैं, यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, लेसर यूनिटरी इलास्टिक इनकम इलास्टिक डिमांड और ग्रेटर देन यूनिटरी इनकम इलास्टिक डिमांड। एक एक करके इसको कवर करेंगे। सबसे पहला आता है यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी डिमांड का मतलब क्या है, जितना चेंज इनकम में आएगा उतना ही चेंज किस में आ जाएगा, डिमांड में आ जाएगा। कहते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड इज यूनिटरी व्हेन ए गिवन परसेंटेज चेंज इन इनकम इज फॉलो बाय इक्वल परसेंटेज चेंज इन डिमांड। यानी जितना चेंज किस में है इनकम में उतना ही चेंज किस में आ जाएगा, डिमांड में। तो उसको क्या बोलते हैं हम, इनकम यानी यूनिटरी इनकम इलास्टिक डिमांड बोला जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, मैं भी आपको एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर करवाती हूँ। फर्स्ट जो पॉइंट आता है इसका वो आता है इनकम इलास्टिक डिमांड के। यहाँ पे यूनिटरी का मतलब क्या है कि एक है, एक साइड तो हम ले लेते हैं इनकम यानी कि वाई जिसे नोट करते हैं यील्ड, दूसरी तरफ ले लेते हैं डिमांड। अगर मान लो हमारी इनकम है वो 10 से क्या हो गया है, 20 हो गया है, इस तरीके से डिमांड भी क्या हो जाएगी, 10 से बढ़ के 20 हो जाएगी। यानी कितना चेंज आया, 10 चेंज आया। ऐसी डिमांड में भी कितना चेंज आ गया, 10 चेंज आ गया। तो जब हम देखते हैं कि इनकम इलास्टिक डिमांड में कि कितना चेंज आया है, कितना चेंज आया है डिमांड के अंदर 10 चेंज आया है, तो इनकम के अंदर कितना चेंज आया, तो जब हम इसको डिवाइड करते तो कितना आ गया, इक्वल आ गया। यानी कि यहाँ पे इलास्टिसिटी इनकम क्या है, इक्वल टू 1 है, यानी कि यूनिटरी आ गई। यानी कि इनकम और डिमांड के बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। जब हम इसको डायग्राम की हेल्प से करेंगे तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं डायग्रामेटिकली कि कैसे हम इसको जो एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2 एक्सिस ले लेनी है, एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष ले लेना है। यहाँ पे हम स्पेस क्या लेना पड़ेगा, इक्वल लेना पड़ेगा, क्योंकि जो चेंज है इनकम और डिमांड में वो तभी हमें क्लैरिफाई हो जाएगा जब हम यहाँ पे इक्वल चेंज लेके चलेंगे। जैसे यहाँ पे मैं ले लेती हूँ चेंज, यहाँ पे ले लेते हैं 1 और यहाँ पे ले लेते हैं 2, ऐसे ही यहाँ पे ले लेते हैं आप। इस तरीके से हम लेके चलेंगे। गैप क्या होना चाहिए, दोनों में सेम होना चाहिए बच्चों। यहाँ पे चेक करो कि क्या गैप सेम है। तो यहाँ पे जब हम लेके चलते हैं तो गैप क्या है, यहाँ पे 0, 0 और 4 है, यानी कि 0, 2 और 4। तो यहाँ पे जब हम लेके चलते हैं 2 और 4, तो यहाँ पे गैप क्या सेम है। तो जब यहाँ पे ओ एक्स एक्सिस पे लेंगे तो यहाँ पे आती है हमारे पास क्वांटिटी, यहाँ ओ वाई एक्सिस पे जब लेते हैं तो यहाँ पे आती है हमारी इनकम। तो हमने लिया है कि 10 और 20 लिया है, तो यहाँ पे ले लेते हैं 10 और यहाँ ले लेते हैं 20। ऐसे यहाँ पे ले लेते हैं 10 और यहाँ पे ले लेते हैं 20। हमने देखा कि जब इनकम 10 थी तो हमारे पास डिमांड कितनी, 10 के ऊपर कितनी है, 10। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा हमारा जब हम मैच करेंगे इस तरीके से इसको।
ऐसे नेक्स्ट में जैसे इनकम बढ़ के 20 हुई है तो डिमांड भी क्या होगी 20। तो जब हम इसको अटैच करेंगे तो हमारा इस तरीके से यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यहाँ से पे पॉइंट बन जाएगा। तो जब हम इसको दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास डिमांड कर्व आ जाएगा। तो इस तरीके से पॉजिटिव क्या आ गया, डिमांड कर्व आ गया। तो ये क्या हमारे लिए यूनिटरी डिमांड कर्व है। तो इस तरीके से हमने ये डायग्राम बनाया बच्चों। अब हमने देखा कि जैसे 10 से 20 इनकम बढ़ी तो वैसे ही 10 से 20 क्या हो गया, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड यानी डिमांड क्या हो गया, प्रोडक्ट की बढ़ गई है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, यूनिटरी। यानी कि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ इनकम क्या आ गई है, इक्वल टू 1 आ गई है। यानी कि डिमांड में और इनकम में क्या है, सेम प्रोपोर्शन में चेंज आया है। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास आता है लेस देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ इनकम क्या है, लेस देन 1 है, यानी कि लेस देन क्या बोलते हैं, यूनिटरी बोलते हैं। यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ इनकम को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि कितना प्रोपोर्शनेट चेंज आता है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड किसके कॉरस्पॉन्ड देखते हैं हम यहाँ पे, प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम के कॉरस्पॉन्डेंस। प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम के कॉरस्पॉन्डेंस हम यहाँ पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि देखो लेस देन, हमने पढ़ना है कि लेस देन यूनिटरी इनकम इलास्टिक डिमांड। मान लो कि हमारे जो इनकम क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें तो 50% चेंज आया है, जबकि इनकम में कितना आ गया, 100% चेंज आ गया। तो यहाँ पे जब हम इसको 16 करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। 0.5 क्या है, लेस देन 1 है। तो यहाँ पे जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ इनकम क्या आ जाएगी, लेस देन यूनिटरी आ जाएगी। यानी कि जितना चेंज इनकम है उसके कॉरस्पॉन्डेंसली कम चेंज किस में आया है, क्वांटिटी डिमांडेड में है। अब इसको जब हम डायग्रामेटिकली शो करेंगे तो किस तरीके से शो करेंगे, तो उसको हम लेके चलते हैं कि जैसे हम डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम में हम शो करेंगे कि किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक साइड तो हम ले लेते हैं, किसको लेके चलेंगे बच्चों, इनकम को, और ऐसे दूसरी साइड हम किसको लेके चलेंगे, एक साइड इनकम और दूसरी साइड किसको लेके चलते हैं हम, डिमांड को, कितनी डिमांड की गई है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे डिफरेंस है जो क्या रखती हूँ, सेम लेती हूँ। मैं यहाँ पे एक का मैंने क्या रख लिया, डिफरेंस रख लिया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी सेम डिफरेंस लेके चलूँगी, क्योंकि डायग्राम को अगर बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे रखेंगे तभी क्लैरिटी है जो डिफाइन होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम ओ वाई एक्सिस, और ये आती है हमारी ओ एक्स एक्सिस। ओ एक्स एक्सिस पे आती है हमारे पास क्वांटिटी, और ओ वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या आती है, इनकम। तो अब हमने दिखाना है कि जितना चेंज आया है इनकम में उसमें कॉरस्पॉन्डेंसली कम चेंज किस में आया है, डिमांड में। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे 1 2 3 4 5 और 6। तो अब मैंने देखा कि मान लेते हैं कि जो स्टार्टिंग में मेरे पास ले लेते हैं कि 4 तो मेरी इनकम है और उसके ऊपर 4 क्या है, अपनी 4 ही क्या अपनी क्वांटिटी डिमांडेड है। तो यहाँ पे मैं लेट कर लेती हूँ इस तरीके से कि 4 इनकम के ऊपर 4 ही क्या डिमांड है। अब हमने ये रिप्रेजेंट क्या करना है कि जो चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड में वो कम आया, लेकिन प्राइस में क्या है, ज़्यादा है। प्राइस में मान लो चेंज आ गया 6, तो मैंने प्राइस में ले लिया 6 चेंज। तो यहाँ पे सिर्फ कितना आ गया, 5 चेंज। तो यानी कि प्राइस में चेंज जो आया है, अब देखो यहाँ पे इनकम में जो चेंज आया, सॉरी क्योंकि प्राइस नहीं, यहाँ पे इनकम लेके चलते हैं हम। तो यहाँ पे जो इनकम में जो चेंज आया है वो कितना आ गया, 4 से 6 हो गया। यानी कि इनकम क्या हो गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जबकि जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी है, सिर्फ इतनी बढ़ी है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, लेस देन यूनिटरी बोलते हैं। तो जब हम इसको अटैच करते हैं पॉइंट को तो इसका डिमांड कर्व कैसे बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा। तो ये क्या आता है हमारा, लेस देन इलास्टिक डिमांड कहलाता है, लेस देन यूनिटरी डिमांड कहलाता है, सॉरी लेस देन यूनिटरी आता है क्योंकि यहाँ पे जितना चेंज हमारे इनकम है उससे कम कॉरस्पॉन्डेंसली क्या आया है, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया है। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है लेस देन यूनिटी को। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रेटर देन यूनिटी। ग्रेटर देन यूनिटी में होता है कि जितना चेंज हमारा देखने को मिलता है किसके अंदर चेंज आता है बच्चों, इनकम के अंदर, तो उससे कॉरस्पॉन्डेंसली ज़्यादा चेंज किस में आ जाएगा, हमारे क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर आ जाएगा। तो जब हम नेक्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अगर इलास्टिसिटी ऑफ इनकम क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि जब हम इलास्टिसिटी ऑफ इनकम निकालेंगे, यानी कि फॉर्मूला पुट करेंगे कि जो प्रपोर्शनेट चेंज आया है, प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड किसके कॉरस्पॉन्डेंस में, प्रपोर्शनेट चेंज इन इनकम के कारण
चेंज इन इनकम के कारण। तो कैसे यहाँ पे लेना है, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 में क्या होता है कि जैसे मान लो कि जो क्वांटिटी डिमांडेड वो तो 200% से बढ़ गई है, जबकि जो इनकम है वो सिर्फ कितने से बढ़ी है, 100% से बढ़ी है। तो जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो 2 आ जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 1। यानी कि यहाँ पे इलास्टिसिटी इनकम के आगे ग्रेटर देन 1 आ गई। 1 का मतलब क्या है कि डिमांड में ज़्यादा चेंज आ गया लेकिन प्राइस में चेंज क्या है यहाँ पे कम है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेटर देन 1 इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। इसका डायग्राम बना के दिखाते हैं कैसे डायग्राम इसको शो किया जाएगा। डायग्राम बनाते हैं इसका। तो जब डायग्राम बनाएंगे तो उसमें इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में डिफरेंस सेम होना ज़रूरी है ताकि जो क्लैरिफिकेशन है वो डायग्राम की क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे मैं एक एक का डिफरेंस ले रही हूँ, तो यहाँ पे एक एक का डिफरेंस किस पे लिया मैंने, ओ एक्स एक्सिस पे लिया है। तो ऐसे सेम मैं एक एक का डिफरेंस किसके ऊपर लूँगी, ओ वाई एक्स पे लेके चलेंगे ताकि जो क्लैरिफिकेशन है डायग्राम की वो क्लियर हो जाए, वो डिफरेंस है जो हमें क्लियर देखने को मिले। तो यहाँ पे आता है हमारे पास ओ एक्स एक्सिस और ये आती है हमारे पास ओ वाई एक्सिस। यहाँ पे हमारे पास आती है इनकम, ओ वाई पे हम लेके चलते हैं इनकम को, ओ एक्स पे लेके चलते हैं हम क्वांटिटी को। तो यहाँ पे सेम डिफरेंस लेना है 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे 1 2 3 4 5 6। तो जब हम लेके चलेंगे यहाँ पे हम ले लेते हैं कि स्टार्टिंग में मान लो कि 3, जैसे मान लो यहाँ पे स्टार्टिंग में मान लो तो कि 3 यहाँ पे मेरी क्या है, 3 ही क्वांटिटी है और 3 ही क्या है यहाँ पे हमारे पास इनकम है। यानी कि 3 इनकम है और 3 ही क्या हमारी क्वांटिटी है। अब अगर मान लो कि जो इनकम है वो बढ़ के कितनी हो गई है, 4 हो गई है, लेकिन जो हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी होगी, 5। तो यहाँ पे हमने देखा कि इनकम तो सिर्फ कितनी बढ़ी है, 4 बढ़ी है, जबकि इनकम 4 बढ़ने से इनकम तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक बढ़ी है, जबकि क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पे ये क्या कहलाती है, जो ये इलास्टिसिटी होती है ये ग्रेटर देन यूनिटी कहलाती है। जब हम इसको अटैच करेंगे दोनों पॉइंट्स को जहाँ पे इंटरसेक्ट किए हैं दोनों पॉइंट, तो यहाँ पे इसकी इलास्टिसिटी ऑफ इनकम कैसे आ जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी। ये केस है जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ इनकम क्या है, ग्रेटर देन 1 को शो करती है। यानी कि जो चेंज आया इनकम में वो कम है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या है, चेंज ज़्यादा है। जैसे क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम ग्रेटर देन 1 आती है। आई होप कि ये बच्चों क्लियर हो गया आपको। ये इसका पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी के पॉइंट है 3, यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी, लेस देन यूनिटरी और ग्रेटर देन यूनिटरी। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड में क्या होता है कि जब इनकम में और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन होता है, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, उसको नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं। इनकम इलास्टिक डिमांड इज नेगेटिव व्हेन इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कंपनीड बाय फॉल इन डिमांड ऑफ ए गुड। यानी कि इनकम बढ़ गई है, डिमांड कम हो गई है, ऐसे इनकम कम डिमांड ज़्यादा। तो किस केस में होता है, ये इन्फीरियर यानी जो घटिया गुड्स होते हैं उस केस में होता है। जैसे एग्जांपल के लिए जो डालडा घी होता है, डालडा घी में क्या होता है कि जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो कंज्यूमर क्या करता है, डालडा घी को छोड़ के वो देसी घी की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इनकम के बढ़ जाने से डिमांड डालडा घी की क्या होगी, कम होगी। जैसे कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो वो क्या होता है, इन्फीरियर गुड्स को खरीदना शुरू कर देते हैं। जैसे डालडा घी की डिमांड क्या कर देगा, वो ज़्यादा कर देगा। तो किस केस में लागू होती है, इन्फीरियर गुड्स के केस में होती है। जैसे आपको मैं इसका डायग्राम और इसका एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में एक साइड ले लेते हैं हम, इनकम कंज्यूमर की कितनी है, दूसरी तरफ कितनी वो डिमांड कर रहा है। इनकम मान लेते हैं कंज्यूमर की इनकम 10 है तो वो डिमांड कर रहा है 4। जैसे उसकी इनकम बढ़ के 10 से 20 हुई है तो डिमांड क्या कर देगा, कम कर देगा। यानी कि यहाँ पे इनकम जो है कंज्यूमर की वो बढ़ गई है और जो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई है। यानी कि इनकम 10 से 20 यानी कि बढ़ गई है, डिमांड क्या हुई 4 से 2 यानी कम हो गई। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। तो जब हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं डायग्राम में, डायग्रामेटिकली इसको लेके चलते हैं जब, तो नेगेटिव रिलेशन में क्या होता है, हमेशा स्लोप डाउनवर्ड जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब दो फैक्टर्स के बीच में रिलेशन नेगेटिव होता है तो हमेशा स्लोप क्या जाएगा, उनका डाउनवर्ड जाएगा यानी कि नेगेटिव चला जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे गैप लेके चलते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम 2 4 6 और ऐसे 8। तो ऐसे ही हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 4 6 और यहाँ पे आ जाएगा 8, नहीं आएगा क्योंकि वो स्पेस कम है बच्चों। तो यहाँ पे ले लेते हैं ओ एक्स एक्सिस और यहाँ पे ले लेते हैं वाई एक्सिस। तो यहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है इनकम को और यहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है क्वांटिटी, कितनी इसकी डिमांड की गई है, क्वांटिटी को।
तो यहाँ पे हमने लिया है 1 2 3 और 4। यहाँ पे हमने लिया है 5 10 15 और ऊपर आ जाएगा थोड़ा 20, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब इनकम 10 थी तो डिमांड कितनी है 4, तो 10 के ऊपर कितनी है 4, तो यहाँ पे क्या आ गया इसका पॉइंट आ जाएगा। 10 के ऊपर कितने हैं 4, तो इस तरीके जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ से पे ये पॉइंट बन जाएगा। जब हमारे जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ के 20 होगी, 10 से क्या होगी 20 होगी, यानी यहाँ पे कुछ आएगा पॉइंट ये। तो इस केस में डिमांड क्या होगी 2 हो गया, तो यहाँ पे चला जाएगा ये करीबन यहीं से पे आ जाएगा पॉइंट ये। तो इसको जब हम अटैच करेंगे पॉइंट को, तो हमारे लिए देखा कि जो स्लोप है वो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, क्योंकि जब दो वेरिएबल के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है तो स्लोप क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा, यानी डाउनवर्ड चला जाएगा। तो यहाँ पे जो डिमांड है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, यानी जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ी डिमांड क्या कर दी उसने, कम कर दी। किस केस में लागू होता है ये, इन्फीरियर गुड्स के केस में। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कहते हैं कि इनकम इलास्टिक डिमांड जीरो कब होगी, जब चेंज होता है इनकम का कंज्यूमर में, उसके कारण कोई भी चेंज डिमांड में नहीं आ रहा, यानी कि कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसको क्या बोलते हैं, जीरो इनकम इलास्टिक डिमांड। जैसे यहाँ पे हम देखने को मिलता है कि ये जो क्वांटिटी है वो कंज्यूमर की क्या कांस्टेंट है, चाहे इनकम 10 हो चाहे 20 हो चाहे बढ़ जाए कितनी मर्जी हो जाए, लेकिन यहाँ पे कोई भी चेंज है क्वांटिटी के अंदर नहीं आ रहा, क्वांटिटी क्या जा रही है, कांस्टेंट जा रही है। इनकम देखो 10 से 20 होगी लेकिन फिर भी क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, यानी क्वांटिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। इसको क्या बोलते हैं हम, जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। ये किस केस में लागू होती है, ये नेसेसरी गुड्स के केस में लागू होती है, जैसे केरोसिन ऑयल हो गया, साल्ट हो गया। तो इस केस में जीरो इनकम इलास्टिक डिमांड इसलिए बोला गया बच्चों, जैसे मान लो कंज्यूमर की अगर इनकम बढ़ जाती है तो क्या वो नमक, जैसे साल्ट से बोलते हैं हम, क्या वो 1 चम्मच जहाँ पहले पर कंज्यूम करता था तो क्या उसकी जगह अब वो 2 करने लग जाएगा? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये नेसेसरी गुड्स होती है, जितनी कंज्यूमर को ज़रूरत है वो उतनी ही खरीदेगा, चाहे उसकी इनकम बढ़ जाए कितनी मर्जी हो जाए। तो जो जितना वो पहले कंज्यूम करता तो ना ही वो कंज्यूम करेगा, तो इस कारण से जो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है उसकी कॉन्स्टेंट ही रहती है। आई होप बच्चों कि आपको एक क्लियर क्लास है जो क्लियर होगी। ऐसी डिटेल और डिस्क्रिप्टिव क्लास देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।